Hello, welcome again to my class, and today we will be going to continue the third chapter of political science, US hegemony. जो टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है दैट इज US hegemony as a structural power, and this is the second notion of hegemony, and it is totally different from the first US hegemony as hard power. It emerged from a particular understanding of the world economy, and the basic idea is that an open world economy requires hegemon or dominant power to support its creation and existence. कि भाई जो एक वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको रेगुलेट करने के लिए एक डोमिनेंट या एक हेजेमनी की ज़रूरत है जो पूरे इकोनॉमी को रेगुलेट कर सके, उसको चला सके, जिसकी बात सारी दुनिया माने. तो जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सब क्या हैं? ये एजेंट्स हैं US के, और इनको टाइम टू टाइम जो फंड्स प्रोवाइड करवाना और जो उसका परसेंटेज है वो भी US का सबसे ज़्यादा है, और US के पास वीटो पावर भी है, जिसकी वजह से जो भी रूल रेगुलेशन है वो इसके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू. पूरे वर्ल्ड में लॉ एंड ऑर्डर ऑल्सो प्रोवाइड बाय US, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी US ही प्रोवाइड करवाता है. इसके अलावा हमें US ने कई ग्लोबल पब्लिक गुड्स भी प्रोवाइड करवाए हैं. ग्लोबल पब्लिक गुड्स से रिलेटेड यहाँ पर बात करें कि ऐसी चीज़ें जो पूरे ग्लोबली सबके लिए फ़ायदे के लिए हों, तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ. लाइक सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन. These lanes commonly used by merchant ships. ज़्यादातर जो ये सी लेन्स हैं जिनको शॉर्ट में SLDCs बोला जाता है, ये लेन्स ज़्यादातर जो व्यापारी जहाज़ होते हैं उनके थ्रू यूज़ की जाती हैं. और दूसरा जो एग्जांपल्स है वो है आपका इंटरनेट का. वर्ल्ड वाइड जो आपकी वेब साइट्स हैं वो भी US ने ही प्रोवाइड करवाई हैं. इसके अलावा US प्रेजेंट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन लाइक इकोनॉमी में देख लो, चाहे आप टेक्नोलॉजी में देख लो, इट शेयर्स इन वर्ल्ड इकोनॉमी अराउंड 28%, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर जो इसका परसेंटेज है अकेले का वो है 28%, और वर्ल्ड ट्रेड के अंदर है 15%. अगर यूरोपियन यूनियन को हम हटा दें तो उसके अलावा US ही है जो सबसे ज़्यादा शेयर अपना कंट्रीब्यूट करता है ट्रेड में भी और इकोनॉमी में भी. यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन तो कई कंट्रीज से मिलकर एक यूनियन बनी हुई है, जबकि अमेरिका अकेला इतना परसेंटेज इसमें शेयर करता है. और यही ऐसी कंट्री है EU के बाद जो टॉप 10, जिसकी जो कंपनीज हैं वो टॉप 10 के अंदर आती हैं. तो इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर भी इसकी जो हेजेमनी है वो शो हो रही है. नाउ मूव ऑन टू हेजेमनी एज अ सॉफ्ट पावर. सॉफ्ट पावर से रिलेटेड यहाँ हम कह सकते हैं सॉफ्टली हमने दूसरों को कैसे कन्विंस किया अपनी आइडियोलॉजी, अपनी चीज़ें, अपनी विचारधारा को फॉलो करने के लिए. क्योंकि सिर्फ हम हमेशा मिलिट्री वाइज या इकोनॉमी वाइज ही दूसरों के ऊपर डोमिनेशन अपना इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं. कई बार हमें प्यार से और बहुत विश्वास के साथ दूसरों को कन्विंस करना पड़ता है अपनी बातें मनवाने के लिए. So the US hegemony is not purely military or economic in nature or status, but it has its cultural dimensions also. Here the sense of hegemony implies in class ascendancy in the social, political and ideological spheres. कि आप हर जगह पर जो इसकी हेजेमनी है वो सिर्फ मिलिट्री या फिर इकोनॉमिक वाइज ही नज़र नहीं आती है, इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं. यानी अगर आप कल्चरल डायमेंशंस में देखोगे तो उसके अंदर इसने लोगों को बहुत प्यार के साथ जीता है, दूसरे के मन को, और उनको कन्विंस किया है अपने आप को फॉलो करने के लिए. आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो भाई, खाने पीने में देख लो, आप अपने ड्रेस वगैरह में देख लो. आज कितने लोग हैं जो जीन्स को पहन रहे हैं, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, सभी लोग दूसरे जो आपके कपड़े हैं उनसे ज़्यादा वो लोग प्रेफरेंस देते हैं जीन्स पहनना. इसी तरह खाने पीने की बातों में देख लो कि आज जितने भी हमारे पुराने जो खाने की चीज़ें जैसे समोसा हो गया, कचौरी हो गई, उनको आज के बच्चे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं.
आज ज़्यादातर बच्चे कोक हो गया, पेप्सी है, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें ज़्यादा खाना और खिलाना पसंद करते हैं। उसमें एक स्टेटस, बच्चों को भी लगता है कि शायद भाई हमारा एक स्टेटस इससे शो हो रहा है, और समोसा कचौरी तो भाई आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो वो उन चीज़ों को इतना ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे हैं, यही चीज़ें ज़्यादा बढ़ती चली जानी है। अब क्या अमेरिका ने आपके सिर पर आकर बंदूक रखी थी कि भाई आपको पिज़्ज़ा बर्गर ही खाने हैं या जीन्स ही पहननी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमने अपनी मर्जी से इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया और अडॉप्ट किया था, और इतना ज़्यादा ये हमारे नेचर में इतना ज़्यादा घुल मिल गई हैं कि आज हमें लगता ही नहीं है कि हमने दूसरे देशों के चीज़ों को अडॉप्ट किया। ऐसा लगता है बहुत सालों से ये चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ये यहीं की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी ही जो चीज़ें हैं ये वेस्टर्न कल्चर से आई हैं, और जो हम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उनको अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये एक 3 तरीके से अलग अलग स्फीयर्स थे, सॉफ्ट पावर, स्ट्रक्चरल पावर और हार्ड पावर, जिसके थ्रू उसकी हेजेमनी शो हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो अब इसकी जो हेजेमनी चल रही है, तो इसके ऊपर कुछ कॉन्स्टेंट्स भी होनी ज़रूरी है। यानी आप कुछ भी, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, ग्रुप हो, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, लेकिन देयर शुड बी सम कॉन्स्टेंट्स ऑन दोज पावर्स। तो क्या अमेरिका की जो हेजेमनी है उसके ऊपर भी कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं? तो आपकी बुक के अंदर 3 कॉन्स्टेंट्स बताई गई हैं। इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर का मतलब है कि भाई आपके कंट्री के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाई गई हैं उसका आपने किस तरीके से उनका अरेंजमेंट्स किया हुआ है। अब इंडिया के अंदर हमारे यहाँ क्या है कि हमने पावर्स डिवाइड की हुई हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी, और तीनों में सेपरेट पावर्स हैं जिसकी वजह से कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। और यही सिस्टम अमेरिका के अंदर भी फॉलो किया जाता है। अ सिस्टम ऑफ सेपरेटिज्म ऑफ पावर्स बिटवीन द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट्स पुट implicit breaks upon the unlimited and immoderate use of America's military power by the executives। कि भाई यहाँ पर भी सेम तरीके से सारी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और जो मिलिट्री की पावर है उसको कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रोक लगाने का काम करते हैं। और अप्रैल 2007 में अमेरिकी जो कांग्रेस थी उन्होंने इराक की आर्मीज जो आई थी उनको वापस बुलाने के लिए एक बिल पास कराने में अमेरिकी प्रेसिडेंट द्वारा वीटो की धमकी दी गई। यह अमेरिका की एक स्ट्रक्चरल जो पूरा इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अमेरिकी कंट्रोल के ऊपर एक कांस्टेंट का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल पेश कर रहा है कि भाई हमने तो वो सारी चीज़ें ऑर्डर दे दिए थे, लेकिन उसके बाद अमेरिकी जो राष्ट्रपति था उसकी वीटो की हमें धमकी भी दी गई कि भाई आप उनको वापस बुला लो। सेकेंड इज ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकन सोसाइटी सभी जानते हैं जो वेस्टर्न कल्चर है वो इतना ओपन है, वहाँ की जो सोसाइटी है बहुत ओपन माइंडेड है। यही चीज़ें इसका सबसे बड़ा कांस्टेंट नज़र आती हैं कि भाई जो भी वहाँ पर अलग रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो उसके अगेंस्ट कई बार जनता खड़ी हो जाती है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं कि वो इन चीज़ों को कई बार फॉलो नहीं करना चाहते और वो अगेंस्ट गवर्नमेंट के खड़े होकर आवाज़ उठानी शुरू कर देते हैं। एंड द थर्ड इज नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो खुद यूएस ने ही बनाई थी। कई कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाकर इन्होंने ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी इकोनॉमी को या इसके काम के ऊपर रेस्ट्रेंट्स लगाने का काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज रिलेशंस विद यूएस, कि भारत और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड इंडिया फाउंड इटसेल्फ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ यूएस। यानी जिस टाइम पर भाई कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पर यूएस के बिल्कुल अगेंस्ट था इंडिया, और किसके बहुत ज़्यादा पास था, यूएसएसआर के। लेकिन जैसे यूएसएसआर
इंटीग्रेट हुआ, इंडिया बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया, उसको ऐसा कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई फ्रेंड नज़र नहीं आया। तो इसके लिए उसने यूएस के साथ अपने रिलेशंस बेटर बनाने शुरू कर दिए। दिस मेड इंडिया एन attractive market for US products, and the impressive economic growth rate of India brought it closer to many countries including US। कि भाई इस टाइम पर इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को इतना ज़्यादा लिबरलाइज कर लिया था और अपनी इकोनॉमी को दूसरे कंट्रीज के साथ लिंक करना स्टार्ट कर दिया था। इस पॉलिसी ने इंडिया को एक इकोनॉमिक लेवल पर दूसरे देशों के सामने के एग्जाम्पल के रूप में क्रिएट करा, और कई देशों ने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया एक बेटर ऑप्शन नज़र आने लगा। तो यूएस भी उनमें से एक था। तो मेन जो चीज़ें अगर देखें इन दोनों के बीच में, 2 important factors have emerged in Indo-US relation. These relate to technological dimensions and role of Indo-US diaspora। बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें आज तो उसमें समझ जाते हैं कि दोनों के ही जो रिलेशंस हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। यूएस accounts for about 65% of Indian exports in the software sector, यानी सॉफ्टवेयर सेक्टर के अंदर ही भारत के यहाँ से करीब 65% जो है एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को। सेकेंड इज 35% टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू इंडिया। बोइंग एक जगह का नाम है जहाँ पर 35% कर्मचारी हैं वो ज़्यादातर इंडियंस हैं। फिर लगभग 3 लाख जो इंडियंस हैं वो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। सिलिकॉन वैली सभी को पता है कि बहुत फेमस जगह है अमेरिका में, तो वहाँ पर करीब 3 लाख इंडियंस हैं काम करते हैं। फिर इंडियन अमेरिकन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 15% ऑफ ऑल हाई टेक स्टार्टअप्स। जो 15% कंपनियां हैं जिनकी स्टार्टिंग अमेरिका के अंदर हुई, उसके अंदर ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो है, उनको जो स्टार्ट किया वो क्या है, इंडियन अमेरिकन्स ने। यानी वो भारतीय जो अमेरिका जाकर बस गए उनके अंदर 15% जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडियंस के थ्रू ही स्टार्ट किए गए थे। तो इस तरीके से दोनों के रिलेशंस अब पहले से ज़्यादा बेटर हो चुके हैं। तो अब इनको और ज़्यादा कैसे हम बेटर बना सकते हैं इन फ्यूचर में, यानी कि इंडियन अमेरिकन जो रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा बेटर कैसे बनाएं, इसके लिए भी अलग अलग व्यूज़ हैं। कोई एक ग्रुप कुछ अलग कहता है, एक ग्रुप अलग कहता है। तो मिलिट्री एनालिस्ट कहते हैं कि भाई हमें यूएस के अगेंस्ट रहना चाहिए, हमें उसके ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यूएस की आर्मी है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमें उनसे अपनी दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए और खुद की जो इंटरनल पावर है इंडिया की जो मिलिट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। सेकंड जो ग्रुप है दैट आर हिस्टोरिकल एनालिस्ट। इनका ये मानना है कि भाई जो भी ये आज हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, और कुछ ये कहते हैं कि भाई हमें अपनी ऐसे डिप्लोमेसी बनानी चाहिए जिसमें हम इंडिया और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं और इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें अमेरिका की हेजेमनी का। और थर्ड आर एडवोकेट्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड। इसके जो प्रपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, यानी जितने भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए, गठबंधन करें और अपना एक इतना पावरफुल अलायंस बनाकर हमें अपने आप को यूएस हेजेमनी से अलग रखना चाहिए और अपनी खुद के डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये 3 अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं इंडिया के सामने रिलेशन से रिलेटेड। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज यूएस हेजेमनी, कैन इट बी ओवरकम, यानी कि जो यूएस की हेजेमनी क्या इससे बचा जा सकता है। तो भाई इसको अगर हम सीधे सीधे कहें तो इट इज़ प्रूवन फैक्ट दैट नो सिंगल पावर कैन मैच और बैलेंस द मिलिट्री इक्वेशंस ऑफ द यूएसए, कि कोई भी सिंगल पावर ऐसी नहीं है जो
यूएसए की मिलिट्री पावर को टक्कर दे सके। A military collision against the US is highly unlikely due to the persisting difference between countries like Russia, India and China. यहाँ तक कि इंडिया, चाइना और जो रशिया है, ये तीनों ही एज अ पावरफुल कंट्री के रूप में नज़र आती हैं, लेकिन इन तीनों ही कंट्रीज़ के जो आपसी मतभेद हैं उसकी वजह से तीनों ही अपना एक अलायंस नहीं बना पा रही हैं, और अगर ये अपना अलायंस बनाती तो शायद ये उसके सामने एक यूएस हेजेमनी के सामने एक कॉम्पिटिटर के रूप में नज़र आती। तो कुछ स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको फॉलो करके हम यूएस हेजेमनी के सामने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें से एक स्ट्रैटेजी है बैंड वैगन स्ट्रैटेजी। बैंड वैगन स्ट्रैटेजी के अगर थ्रू हम बात करें तो it is better to extract benefits by operating within the hegemonic system rather than opposing it। इस स्ट्रेटजी के थ्रू यही मीनिंग निकलता है कि भाई हम इससे अच्छा है कि हम उसका विरोध करें, इससे बढ़िया कि हम उसका फ़ायदा उठाएं। हमें भी पता है कि सामने वाला इतना पावरफुल है, चाहे वो आज अमेरिका है, कल को दूसरा कोई पावरफुल कंट्री सामने आ जाती है, तो कोई भी आए पावरफुल कंट्री, हमें उससे फ़ायदा लें। एक पावरफुल देश का हमेशा फ़ायदा मिलता है, चाहे आप उसको फंड्स के थ्रू देख लो, मिलिट्री वाइज देख लो, रिसोर्सेज के थ्रू हम उसका फ़ायदा उठाते रहें, ना कि उसके अपोजिट खड़े हो जाएं, क्योंकि हमें पता है हम छोटे देश हैं, इतने पावरफुल नहीं हैं, तो अपोजिट खड़े होंगे तो हमें सिर्फ नुकसान ही होगा। एंड द सेकेंड स्ट्रेटेजी इज़ हाइड स्ट्रेटेजी। इसका मतलब ही है कि टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द हेजेमनी, यानी अपने आप को सुपर पावर से अलग रखें, उससे अपनी दूरी बनाए रखें। Many big countries like China, Russia and the European Union are trying to exemplify such a behavior, and all these countries have sought to stay below the radar as it were, but they do not want to antagonize the hegemony. And this, however, cannot be a long-term strategy for big second-rank powers. While this may be an alternative and effective alternative policy for small countries. इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है वो चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजीज लंबे टाइम के लिए इतने बड़े देशों के लिए काम की नहीं है। छोटे देश तो अपने आप को हाइड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बड़े देश इनको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स हैं कि भाई इसको हम सीधे सीधे अगर टक्कर नहीं दे सकते तो इससे अच्छा है कि हम ग्लोबल लेवल पर साथ आएं, एक ग्लोबल विलेज बनाएं और उसके थ्रू आवाज़ उठाएं इसके अगेंस्ट। चाहे आप यूएसए को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, उसके पॉलिसीज के अगेंस्ट विरोध करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन आगे आए? जैसे आपके एनजीओज हो गए और कुछ सोशल मूवमेंट्स के थ्रू कई फेमस राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये लोग सामने आए अपनी बातों से, अपने स्पीचेस से, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे स्पीच देकर लोगों को कन्विंस करें, लोगों को इकट्ठा करें, जिसके थ्रू यूएसए की हेजेमनी को क्रिटिसाइज किया जाए या उसकी पॉलिसीज़ को विरोध करके हम दूर करने की कोशिश करें। The whole world is now a global village. We live in this world village with US being the village headman. None of the actors can leave the global village even if the actions of the hegemon become intolerable, as this is the only world we know and the only village we live in. Resistance to the headman's hegemony would then be the only option available to live in the global village. हमें सभी को पता है कि आज हम एक ग्लोबल विलेज के अंदर रह रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया क्या है, एक हो गई है और यूएस उस गांव का मुखिया है। तो आपका जो मुखिया है चाहे वो कितना ही इंटॉलरेबल हो, लेकिन हमें रहना तो उसी दुनिया के अंदर है। तो इस दुनिया में रहने के लिए हमें जो विलेज हेडमैन की जो हेजेमनी है उसका मुकाबला भी करना पड़ेगा और उसका रेजिस्टेंस भी करना पड़ेगा, उसका विरोध भी करना पड़ेगा। यही एक ऑप्शन हमारे सामने बचता है। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी, आगे जाकर क्या पावर्स चेंज होती हैं वो अलग चीज़ें हैं। होप यू अंडरस्टूड। कुछ प्रॉब्लम्स हों तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।